तो लक्ष्य एकेडमी असम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले बहुत सालों से लक्ष्य एकेडमी आपके बीच कंपटीशन की कोचिंग करवा रही है। और इस कोरोना पीरियड के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान सारे इंस्टीट्यूट, सारे स्कूल्स बंद हैं, उस दौरान लक्ष्य एकेडमी ने जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, उसी कड़ी में मैं आपको ऐसा एक टॉपिक जो एसएससी ले लें, रेलवे है, या कोई एसएससी का है, या कोई और कंपटीशन है, उसमें कंपटीशन लेवल से देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक हम लोग लास्ट जब हम पढ़ते थे तब भी इस टॉपिक को हम जान चुके हैं, 6 क्लासेस हो जाता मोस्टली, लेकिन प्लस 2 में इसका थोड़ा सा डीपली सिलेबस दिया गया है। आज उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता है क्या, इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, इससे पहले क्या कोई सभ्यता नहीं थी तो वो उजागर क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये सभ्यता हमारे एशिया में है, और हमारे भारत की बात करें तो उत्तर भारत में स्थित है मोस्टली। आज तक इसके कहा जाता है कि 1500 केंद्र लगभग खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख केंद्रों की बात करें वो कुछ है जिनके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नामकरण की, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों रखा गया? क्या ये सभ्यता का नाम कोई और भी रखा जा सकता था, लेकिन हड़प्पा ही से क्यों कहा गया? सबसे पहले इस सभ्यता में पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या था पहला खोजा गया स्थान? हड़प्पा, और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। दूसरा, ये सभ्यता क्या, किसी भी सभ्यता की बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर जो मिस्र की सभ्यता थी, नील, दजला और फरात नदियों की देन थी, किसी भी सभ्यता के उजागर होना नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसमें। इसमें भी एक नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, और इसी कारण इसका दूसरा नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, इस सभ्यता में कहा जाता है कि लोहे के बारे में लोग नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे लोहे के बारे में। तो कोई धातु तो होगी जिसका ये प्रयोग करते रहे होंगे। इस सभ्यता में कांसे के बर्तन या कांसे की धातु ज्यादा प्रयोग होती थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्य युग भी रखा गया। क्या रखा गया? तीसरा, कांस्य युग। ये था इसका नामकरण। इस नामकरण के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका नामकरण था, निम्न में से था, या कोई ये ऑप्शन दे दिया जाए, ये ऑप्शन में रख दिया जाए अलग, या इनमें से नहीं था। कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ये था नामकरण। अब बात करते हैं इसके कालक्रम की। कुछ विद्वान इसके कालक्रम पर भी विचार करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो सही टाइम रहा वो 3300 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक रहा। ईस्वी पूर्व तक रहा, लेकिन क्या इतने साल की सभ्यता चली तो एक ही लाइन में चलती रही? इसको भी 3 कालक्रम में विद्वानों ने बांटा। पहला कालक्रम अगर बात की जाए तो 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। इस काल को, इस समय को इस सभ्यता का प्रारंभिक चरण माना गया, जब ये सभ्यता उत्पन्न होनी शुरू हुई। और आज हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 5 से 6000 साल पुरानी है। कैसे हो गई पुरानी? आज तो हमारा 2020 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डेट पहले बैक चल रही थी, आज डेट हम लोग आगे की बात करते हैं, भाई आज अगर 2020 है तो कल 21 आएगा, लेकिन उस समय डेट्स बैक चल रही थी, और इस बैक के दौरान ही इस सभ्यता को 3 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण था प्रारंभिक चरण जिसे कहा गया, वो था 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व, जिसमें इस सभ्यता के उत्पन्न होने की और
धीरे धीरे विकास करने के चरण शामिल हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जिसमें आता है 2600 से लेकर 1900 तक का। सेकंड टाइम रहा इसका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। इस चरण को विकसित चरण कहा गया। इस समय में यह सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके केंद्र ऐसे चमक चुके थे मानो आज के दौर के साथ अगर हम इनको मिलान कर लें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा उस समय की कुछ बातें हैं जो आज हम धारण किए हुए हैं। सीवरेज सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखा गया था। जो आज हम ड्रेनेज सिस्टम, हमारे आज के कुछ क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम होगा ही नहीं, लेकिन उस समय ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले इन सभ्यताओं में था। और इस सभ्यता की खास बात थी, जब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे। इसका नगर योजना जो था इतना महत्वपूर्ण था, इसके मकान बनाने का तरीका जो था, इसके सड़क बनाने का जो तरीका था, ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे, जो विश्व में सभी सभ्यताओं से अनोखा था और आज भी हम उनको अनुसरण कर रहे हैं। इसका तीसरा चरण आता है 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा चरण आता है 1200 ईस्वी पूर्व तक, जिसको उत्तरकालीन सभ्यता कहा जाता है। उत्तरकालीन मीन्स कोई भी चीज जब अपने चरम पर होती है तो उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसका भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इसका पतन होना शुरू हुआ। कहते हैं किसी भी सभ्यता का पतन जब होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। इसके भी पीछे रीजन रहे होंगे जब इस सभ्यता का अंत हुआ और इतनी विकसित सभ्यता का पतन हुआ, इस सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन इस टॉपिक से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपटीशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। उनमें से कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार। दोस्तों, उन क्वेश्चनों को देखने से पहले हमारे चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहले इनकी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल। खोजकर्ता कौन थे, किस वर्ष में खोजा गया, किस नदी के किनारे और कहां है आज ये? क्योंकि उस समय कंट्रीज नहीं थी, देश नहीं थे जो आज ये देश है। अगर छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, भारत कब बना या पाकिस्तान कब बना? क्योंकि आज पाकिस्तान है, क्या 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक नहीं थे? उसी कड़ी में उस समय नहीं थे और आज जिस कंट्री में है उनकी बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्थान आज किस क्षेत्र में है या इसकी खोज कब और किसने की। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा, जिस स्थान की खोज हुई और जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज 1921 में की थी। इसकी खोज वर्ष है और ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी। और आज आधुनिक स्थिति में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है जो सिंधु नदी है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हालांकि यहाँ रावी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की गई है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्या करते हैं कि यहाँ ऑप्शन में हमें रावी नहीं देते और रावी की जगह सिंधु नदी देते हैं, तो वो भी आपका सही आंसर होगा और आप रावी की जगह सिंधु को टिक कर सकते हैं, क्योंकि रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्योंकि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां जो हमारे उत्तर भारत को सिंचित करती है, मोस्टली झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये 5 सहायक नदियां हैं, जिनके कारण शायद हमारा पंजाब जो है 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब को कहा गया है। ऐसे ही इसमें रावी नदी, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में हमारे पास रावी नदी है तो आप रावी को टिक करेंगे, और रावी अगर ऑप्शन में नहीं है और सिंधु नदी ऑप्शन में है तो सिंधु को टिक करेंगे आप। क्योंकि पाकिस्तान से होती हुई जो नदी बहती है यहाँ हमारे भारत के किनारे से होती हुई बहती है और ये सिंधु नदी लास्ट तक जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। इज इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है मोहनजोदड़ो। कहते हैं
हालांकि आज ये हमारे भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, सबसे बड़ा महानगर की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछ रहा था कई बार, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो आप इसका ठीक आंसर दे सकते हैं। जैसे आज हम बात करते हैं, हमारे भारत में 4 बड़े महानगर हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताना हो तो हम फौरन बताएंगे, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, या फिर कोलकाता है। लेकिन इस सभ्यता के दौरान, इस सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र की अगर बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा केंद्र मोहनजोदड़ो, हम आंसर दे सकते हैं। एक बात और है कि इसे समझ हम बात करेंगे, नीचे लोथल एक केंद्र लिखा हुआ है, लोथल सबसे बड़ा केंद्र से मुझे बात याद आई, सबसे बड़ा केंद्र और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, दोनों में डिफरेंस है। व्यापारिक केंद्र की अगर बात करेंगे, व्यापारिक केंद्र जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, सीधी सी बात, व्यापार के कहां होगा, जहां व्यापार के लिए फैसिलिटीज वहां होगी, जहां सुविधाएं होगी व्यापार के लिए। और लोथल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र इस सभ्यता का था लोथल। क्यों? क्योंकि यहां जो हमें अवशेष मिला है व्यापार के लिए, लोथल डॉकयार्ड, सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं से मिला है, एक ही बंदरगाह इंडिविजुअल मिला है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल से मिला है, डॉकयार्ड। गोधी, इसे कई नाम से जाना जाता है, हम बंदरगाह कह लें, बंदरगाह कह लें इसे, डॉकयार्ड कह लें, गोधी कह लें, या पतन कह लें, सभी का मतलब सेम है। अगर ऑप्शन में आपके सामने इन चारों में से कोई ऑप्शन रख दिया जाए तो आप उसका जवाब दे पाए कि आपने सिर्फ बंदरगाह सुना हुआ है या डॉकयार्ड सुना हुआ है, ये सुने ही नहीं है क्या, तो वो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। इसीलिए आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या। जब हम ज्योग्राफिकल कंडीशन जानते हैं इंडिया की, उसमें हम बात करते हैं समुद्री किनारों पर हो रही व्यापारिक केंद्रों की या बंदरगाहों की, क्योंकि समुद्री किनारों पर जो बंदरगाहें होती हैं वही हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते हैं, और उन्हीं में से लोथल हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे बड़े महानगर मोहनजोदड़ो की। इसकी खुदाई आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। अब हम शॉर्ट आर.डी. का बात कर रहे हैं। कई बार ऑप्शन में एसएससी का है या रेलवे का है, ऑप्शन में क्या करते हैं, वो सिर्फ आर.डी. ना देकर बनर्जी दे देते हैं, तो वहां आपको उसका नाम, पूर्ण नाम याद हो, बनर्जी राखलदास बनर्जी था, बनर्जी उसी के पीछे लगता था, तो बनर्जी को आप टिक करेंगे। या फिर बनर्जी ना दे, राखलदास दे दे, ओनली राखलदास दे दे, आप बनर्जी ढूंढे कहां है, आपको नाम पता होना चाहिए कंप्लीट, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। 1922 में इसकी खोज की गई थी, और ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ केंद्र है। सिंधु नदी, सिंधु जो रिवर, सिंधु नदी जो थी वो मेन ब्रांच थी, उसके 5 सहायक नदियां थी, जिनमें से रावी एक थी। उसके बाद बात करते हैं चनहुदड़ो। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की, 1931 में खोज की गई, और ये भी सिंधु नदी के किनारे पर था। ये भी आधुनिक पाकिस्तान में, क्योंकि अगर इसके फैलाव विस्तार की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, अगर इसके फैलाव की बात की जाए तो यहां उत्तर में मांडा, दक्षिण में सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यस, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुत कांगेडोर, और पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये इसके मेन सेंटर रहे। अगर हम इसके किनारों की बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है, क्लास एक क्लरिकल के टेस्ट में आया था क्वेश्चन ये, क्या कि इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा था, या हड़प्पा सभ्यता का अंतिम हिस्सा या अंतिम शहर कौन सा था, आलमगीरपुर। ऐसा ही अगर पश्चिम में बात की जाए, सुतकांगेडोर अफगानिस्तान में है जो, मांडा जम्मू कश्मीर में है जो, और दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम, किसी भी कंपटीशन लेवल के
क्वेश्चन तैयार करते हैं किस टॉपिक से। तो ऐसे छोटी छोटी सी नॉलेज या बारीक या गहराई से की जाने वाली स्टडी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कालीबंगा। कालीबंगा अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, 1953 में इसकी खोज की, और घग्गर नदी के किनारे है जो राजस्थान में है। इन में से कुछ शब्द ऐसे आए हमारे पास, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनके शाब्दिक अर्थ दिए जाते हैं कई जगह के शाब्दिक अर्थ पूछ लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कालीबंगा काली बाहें या काली चूड़ियां। लोथल के बारे में हमने जिक्र किया था। लोथल इज द मेन इंपॉर्टेंट या मेन ट्रेड सेंटर। कई बार व्यापार की बजाय व्यापार को भी हिंदी में लिख देते हैं, वो ट्रेड सेंटर पूछ लेते हैं। व्यापारिक केंद्र से समझ आते हैं हम लोग, लेकिन ट्रेड सेंटर कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं तो बात लोथल से की जा सकती है। रंगनाथ राव 1957-58 भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। इज अ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मोस्टली लोथल से पूछ लिया जाता है। बनावली, क्योंकि जब हरियाणा जीके की बात आती है या फिर क्वेश्चनिंग हरियाणा की तरफ चली जाती है, तो बनावली एक ऐसा हड़प्पा का सेंटर है जो हमारे हरियाणा में है। RF देश ने इसकी खोज की थी, 1974 में इसकी खोज हुई, और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। हरियाणा के हिसार जिला में ये केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र, उनके खोजकर्ता, वर्ष और नदी का किनारा, किस नदी के किनारे बसे हुए उनके बारे में जाना। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारी ये वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।